नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वो वाले हैं, वो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ। 11 अगस्त, 12 अगस्त और 18 अगस्त को इसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है जो प्री होने वाला है। लगभग अगर 11 अगस्त को हम लोग सभी का एग्ज़ाम मान के चले तो लगभग 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, जिनका 18 अगस्त को होगा उनको एक वीक ज़्यादा मिल जाएगा बस। लेकिन इस टाइम पे सारे स्टूडेंटों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए रोज के, किस टॉपिक को कितना टाइम क्या देना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा इस बारे में भी बात करेंगे कि जैसे कि जो एसबीआई प्योर कलर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें प्री में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे देखने को मिला है, वो चेंज के आधार पर हमें आरआरबी पीओ में क्या देखने को मिल सकता है, उन बातों पर भी हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। मैथ और रीजनिंग के बारे में पूरी डिटेल के अंदर बात करें। तो अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, तो 10 दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आती है मैथ्स और रीजनिंग। 40 क्वेश्चन आते हैं और टोटल टाइम मिलता है आपको 45 मिनट का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन अभी जो एसबीआई क्लर्क और पीओ का जो प्री हुआ है उससे थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। प्री के एग्जाम्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं आती है जनरली प्री में वो पूछी जा रही हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। अभी भी 10 दिन का टाइम बचा है, अगर कुछ चीज़ें आपकी तैयार नहीं तो उसको आप लोग आराम से तैयार कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं मैथ्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सीरीज। लगभग 5 मार्क्स का टॉपिक आता है और 100% लगभग ये पूछा जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हो सकता है, 100% नहीं बोल रहा चेंज हो सकता है, लेकिन हो सकता है। पहले लगभग मिसिंग नंबर सीरीज पूछी जाती थी, आजकल रॉन्ग वन आउट पूछी जाती है। तो आप लोगों को मिसिंग के लिए भी तैयार रहना है और रॉन्ग वन आउट के लिए भी तैयार रहना है। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और कई बार स्किप कर देता है। ठीक है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये जो मैंने नंबर लिखे हैं जोड़ोगे तो 40 से ज़्यादा निकल आएंगे, क्योंकि मैं टॉपिक ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें मान के चल रहे हैं, सारी चीज़ें आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन, 5 मार्क्स का। इनइक्वलिटी के अंदर थोड़ा सा चेंजेज है, मैं बताऊंगा किसको कैसे पढ़ना है। अभी इनइक्वलिटी भी आपका 5 नंबर का पूछा जा रहा है। इनइक्वलिटी का मतलब पूछेंगे सर मैथ्स में कौन सा इनइक्वलिटी आएगा। मैथ्स में होता है जो क्वाड्रेटर की इक्वेशन आता है, जिसमें आपको एक्स और वाई में इक्वेशन दी होती है और एक्स और वाई का कंपेयर कराता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे कई बार आजकल क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड करके क्वेश्चन दे देता है और वहाँ पे क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड के अंदर कंपेरिजन करवा लेता है। तो ये क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड कहाँ से आएंगी, इसमें लगभग अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। तो उन्हीं अर्थमेटिक के क्वेश्चन के ऊपर आधार के ऊपर ये आप लोगों से क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड के अंदर कंपैरिजन करवा लेता है। ठीक है, तो क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन आ सकता है। ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड रहता है, पूरा का पूरा। कई बार ज्योमेट्री का एक दो क्वेश्चन आ जाता है, बाकी पूरा अर्थमेटिक के ऊपर डिपेंड रहता है। अब मैं बात करता हूँ डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की। लगभग 15 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, अगर पूछे जाते हैं तो। ठीक है, और 15 में से पहले क्या होता था, नॉर्मल डीआई पूछता था। नॉर्मल डीआई का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका टेबल ग्राफ दे दिया, आपका लाइन ग्राफ दे दिया, आपकी टेबल डीआई कुछ भी, मतलब नॉर्मल पाई चार्ट दे दिया। ठीक है, कुछ रेशियो के अंदर डिवाइड करके दो डीआई को मिक्स कर दिया, इस तरीके से पूछता था। लेकिन आजकल 2 चीज़ों के लिए और आपको तैयार रहना है। एक तो मिसिंग डीआई, ठीक है, मिसिंग डीआई तो काफ़ी फेमस है, पहले भी आया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा कैसलेट डीआई, जो कि पहले प्री में नहीं पूछी जाती थी, आजकल पूछने लग गया है। कैसलेट डीआई का अगर किसी को नहीं पता तो बताता हूँ। एक पैराग्राफ के रूप में डीआई के अंदर का डाटा दिया होता है, उस पैराग्राफ को देख के आपको खुद को टेबल या लाइन ग्राफ या जो भी ग्राफ बनता है वो खुद को बनाना पड़ता है आपको। उसमें कोई भी ग्राफ वगैरह नहीं दिया होता है, आपको एक पैराग्राफ की तरह दिया होता है, उस पैराग्राफ के अंदर पूरा का पूरा डाटा दिया होता है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो कैसलेट डीआई भी यहाँ पे पूछ सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है करने में। फिर मैं मिसलिनियस की बात करूँ तो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी पहले नहीं पूछता था, लेकिन अगर आजकल पूछता है तो सीधे सीधे फिर 5 नंबर की ही पूछता है। इसलिए ये सारे टॉपिक में से 1-2 टॉपिक आपका मिस रहेगा एग्जाम में, बाकी पूछे जाएंगे, लेकिन इन्हीं में से पूछ लेगा जो यहाँ पे बताया है पूरा का पूरा। अब आपको देखो एग्जाम में अगर आप जाते हो तो आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, 45 मिनट में कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जो आप टारगेट रखो ना, वो रखो नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर मतलब इनमें से ही रखो जो भी पहले रखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो 3 नंबर पे इसे रखो, अगर नहीं आता है तो फिर क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड को लास्ट में करना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार। इसके अलावा अगर मैं डीआई की बात करूं तो मिसिंग या कैसलेट डीआई आ जाती है तो लास्ट में करना, बाकी 2 डीआई नॉर्मल तो आएंगी। एक डीआई में कुछ पंगा करेगा, 3 डीआई के सेट आते हैं। 2 डीआई तो नॉर्मल आएगी, पाई चार्ट दे देगा,
लाइन ग्राफ दे देगा, बार चार्ट दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन एक डीआई मिसिंग या कैसलेट में से आ सकती है, तो उसको आप लास्ट में कीजिएगा और बाकी डीआई को पहले कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मिसलिनियस में जो आपको आता है वो कर लीजिएगा, और डाटा सफिशिएंसी को लास्ट में करना। तो आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, देखो मेन मिसिंग डीआई आ जाती है या कैसलेट डीआई आ जाती है, और डाटा सफिशिएंसी आ जाता है, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो मिसिंग डीआई, कैसलेट डीआई, डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड, ये आपको लास्ट में ही प्रेफर करना है, पहले नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि इसमें उलझ सकते हो आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इनको लास्ट में करने की कोशिश करना, उससे पहले सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि सारे तो हमें करने नहीं है। हो सकता है इसमें 15 क्वेश्चन छोड़ दो आप लोग, तो फिर भी आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन कर लेना, इनमें से जो भी हो पा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि क्वांटिटी फर्स्ट, क्वांटिटी सेकंड, डाटा सफिशिएंसी, मिसिंग और कैसलेट डीआई के क्वेश्चन आपको लास्ट में प्रेफर करने, शुरू में नहीं करने। सिंपल आपका नंबर सीरीज आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, क्वाड्रेटिक आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन के नॉर्मल जो ग्राफ वगैरह आते हैं, उनको आप लोग पहले कीजिए, ताकि जो चीज आसान है एटलीस्ट वो हमारी सही हो पाए। उसके बाद में वो कर लेंगे, उसके बाद में हार्ड वाले भी करेंगे, सीख के जाना है आप लोगों को, लेकिन पहले जो आसान चीजें हैं उन्हीं को करना है, ताकि एटलीस्ट आसान चीजें ना छूट पाए आपकी, ठीक है। तो ये सारा हो गया मैथ्स का पोर्शन। यहाँ पे दूसरा आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। अब देखो रीजनिंग में पजल और सिटिंग तो अपना 20 नंबर लेके आएगा ही आएगा, लगभग 20 नंबर का ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो आपका आना ही आना है। अब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या आ सकता है, बॉक्स पजल आ सकती है, आपका फ्लोर पजल आ सकता है, उसके अलावा मंडे डे लेके सैटरडे डे वाली पजल आ सकती है, ईयर बेस पजल आ सकती है, ठीक है। इस तरीके की आप लोगों से पजल पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इन दिनों में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे मैथ्स का मैंने बताया, इन दिनों मैंने काफ़ी सारे लगभग 10 से 12 वीडियो प्रैक्टिस सेट के नाम से मैंने अभी डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो डिजिटल मोड पे हैं। इन दिनों मैं आपको ऐसे बोर्ड पे नहीं दिखाऊंगा कि ऐसे पढ़ाते हुए चीज़ों को, क्योंकि मेरे लेफ्ट आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इंजर्ड हो गई थी, तो ये जो लाइटें पड़ती है ना इस बोर्ड के ऊपर, ये थोड़ी सी मतलब झेल नहीं पा रहा था मैं, इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा पाया। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा के मैंने उसमें हर टॉपिक को छूने की कोशिश की है एक एक बार। सिटिंग अरेंजमेंट पजल का अलग से वीडियोस बनाए, 2-3 वीडियो बनाए, कलर का अलग बनाया है, पीओ का अलग बनाया है, तो वो सारे आरआरबी के वीडियो जरूर देख के जाएं आप लोग। और जो मेरे पुराने वीडियो हैं जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाई है, जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, नंबर सीरीज पढ़ाई है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख के जाइएगा एक बार, क्योंकि आपको एक तरीका मिलेगा, सही तरीका मिलेगा एग्जाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। बाकी सब लोगों को आता है मैथ्स में प्लस माइनस गुणा भाग, यही आता है एग्जाम में, लेकिन एक अप्रोच होती है जिससे आप लोग टाइम लिमिट में क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वो आपको आनी चाहिए। तो जो मैंने टॉपिक करा रखे हैं यूट्यूब पे सर्च कीजिए, 200 के से भी ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं आज तक के, तो लगभग सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। और जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको तो सीक्वेंस वाइज सब कुछ करा ही रखा है, ठीक है। यूट्यूब पर भी बहुत कुछ करा रखा है, तो वहाँ पर भी आप लोग देखिएगा। इधर मैं बात करता हूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ डाल दिए हैं आपके आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में पूछ सकता है, सर्कल पूछ सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता है, एक वेरिएबल दे देगा, स्क्वायर पूछ लेगा, स्क्वायर भी मैंने करा दिया है, सब कुछ तो करा दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पूछेगा। इसके अलावा सिलोजिज्म आजकल ऐसे चल रहा है मामला, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आएगा तो फिर 5 मार्क्स का आएगा, तो हम छोड़ नहीं सकते। इनइक्वलिटी का भी यही मामला चल रहा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन आप तो ये मान के चलो आ जाएगा, क्योंकि आएगा तो फिर कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, तो रिस्क नहीं लेनी है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का, मिसलिनियस में रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे मिला के आपके कितने नंबर के आ जाएंगे, 5 मार्क्स के आ जाएंगे। इसके अलावा ये नीचे वाले 2 टॉपिक आज तक आते नहीं थे, लेकिन एसबीआई पीओ और कलर को देखते हुए हमें सेफ्टी लेके चलनी है। इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार एक नंबर दे देंगे आपको कुछ, और एक सिंपल सा नंबर दे देंगे, जैसे कि एसबीआई पीओ के मैंने क्लास के अंदर कराया था, सिंपल सा नंबर देके एक ही क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर, वो इनपुट आउटपुट दे देगा, या फिर जो पूरा अपना इनपुट आउटपुट का पूरा सेट होता है जिसमें स्टेप्स होती हैं, वो वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। तो ये आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा जो डाटा सफिशिएंसी होती है ना, वो मेनली इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड होती है, या तो इन टॉपिक पे बेस्ड होगी, कुछ कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड हो जाती है, कई बार पजल और सिटिंग पे भी छोटा सा बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। तो डाटा सफिशिएंसी भी अगर आएगी तो फिर 5 मार्क्स की आएगी। तो ये भी सारा का सारा जो डाटा सफिशिएंसी वाला पोर्शन है ना, ये भी बेसिक टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। तो इनमें से 1-2 टॉपिक गायब रहेंगे और बाकी सारे आप लोगों से पूछ जाएंगे। पजल और सिटिंग के अंदर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस का ओवरव्यू हो गया, किस तरीके से आपको करना है। अच्छा, इसमें सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ, पजल और सिटिंग आपको लास्ट में करना है, ये बात अपने दिमाग में उतार लो। पजल और सिटिंग हमेशा लास्ट में करना है, बाकी सब पहले कर लेना, उसके बाद में लास्ट में पजल जाना है। बाकी सब में से तो जो आपको आसान लगे, जैसे इनइक्वालिटी सबसे आसान हो सकता है, मेरी ट्रिक से आप 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन निकाल सकते हो,
देख लेना, किसी को विश्वास नहीं होना तो वीडियो देख लेना, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्या है कि हमें सही तरीका पता ही नहीं होता है किस तरीके से हैंडल करें चीज़ों को, तो नहीं हो पाते। कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम चीज़ है, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, सिलोरिज्म में 2-2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लोगे अगर हमारे वीडियो देख के जाते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है, कवर कर रखी है मैक्सिमम चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास में भी जो भी स्टूडेंट है मेरे को मैसेज वैसेज करके बता देना अगर कुछ नहीं कराया हुआ है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है सारी की सारी, ठीक है। इनपुट आउटपुट डाटा सफिशिएंसी सब कुछ हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है आपको कि पजल और सिटिंग को एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट करना है। बाकी जो भी चीज़ आपको जो आपकी स्ट्रॉन्ग है वो पहले कर लेना आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये पहले करो बाद में करो। लेकिन पजल और सिटिंग में जैसे आप स्ट्रॉन्ग है फिर भी पता नहीं होता, पजल और सिटिंग का क्या है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है ये। आपका कोई चीज़ उलझ के रह गया तो रह गया, और मान लीजिए 45 मिनट का पेपर है, अगर आपने 7-8 मिनट भी खराब कर दिए और एक पजल में आपसे सोल्व नहीं हुई वो, तो उसके बाद मान लीजिएगा आगे के सारे क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका डाउन, और उसके बाद में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए पजल और सिटिंग को एकदम लास्ट में लेके चलना है, और बाकी टॉपिक्स को आप लोग पहले कर सकते हो। अब बात आती है कि इसका पता कैसे लगाएं, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एग्जाम में जाके कभी भी ये डिसाइड मत करके जाना कि मैं ये पहले करूंगा तो अच्छा रहेगा, ये बाद में करूंगा। हो सकता है कुछ लोग पजल पहले करके अच्छा कर जाएं, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों के लिए क्या बेस्ट रहेगा वो बता रहा हूँ। लेकिन आपके पास आजकल बहुत अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट। कहीं से भी मॉक टेस्ट, कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप लोग, ठीक है, उन मॉक टेस्ट को, अच्छा कुछ लोग परचेज नहीं कर रहे, मैं बताता हूँ। ओली बोर्ड हो गया आपका, 1 या 2 टेस्ट हर एग्जाम के बिल्कुल फ्री हैं, एटलीस्ट वो तो लगा लो आप लोग। बाकी जितनी भी कंपनीज है, कोई भी कंपनी उठा लो आप लोग, जितनी भी कंपनीज के जितने भी इंस्टीट्यूट के आपके मॉक टेस्ट लग रहे हैं, सारों में 1-1 मॉक टेस्ट लगभग फ्री होता है। तो मार्केट में इतने ब्रांड आ चुके हैं तो सभी ब्रांड के जाओगे तो कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट वो लगा लो। और वो मॉक टेस्ट लगाते टाइम ये देखो कि आपने कहाँ पे गलती की। जैसे कभी आपने पजल पहले किया, कोई उलझ गया पजल, तो आपको ध्यान रखना है कि बाद में करना है। कभी आप इनइक्वालिटी पहले करके देखो, कभी आप मैथ पहले करो, कभी रीजनिंग पहले करो, एक एक्सपेरिमेंट करो 5-6 मॉक टेस्ट के अंदर। फिर आप देखो कि आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस किस तरीके से निकल रही है, उसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर चीज़ों को करना है, ठीक है। अभी मेरी आंख थोड़ी ठीक है तो मैं प्रयास करूंगा कि कुछ लेक्चर्स जो 10-12 दिन बचे हुए हैं इसके अंदर आपको और प्रोवाइड करवा दूं मैं यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। फिर IBPS PO और कलर की भी आने वाला है, तो उसकी थोड़ी स्ट्रेटेजी बना के उसकी तैयारी अपन लोग चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम मेरे से कराया गया था मैंने अभी तक करा रखा है, और जो फ्यूचर में बनेगा वो भी हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन एक तरीका आपके पास होना चाहिए, वो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। और होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है, और एक मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट आप लोग एग्जाम से पहले जरूर दो, एटलीस्ट बता रहा हूँ। वैसे तो 15-20 मॉक टेस्ट दो, मैं तो बोलूंगा 2 मॉक टेस्ट रोज के दो, क्योंकि 45 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, 1 घंटे में एनालिसिस कर लो उसका, अपनी वीकनेस देख लो, अपनी स्ट्रेंथ देख लो, उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट दोगे तो धीरे धीरे हर एक मॉक के अंदर आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। उस इंप्रूवमेंट को आप लोग फिर वहां पे जाके एग्जाम में लागू करोगे तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा इस सारी चीजों का, मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कुछ मॉक टेस्ट बहुत ही हाई लेवल के बना दिए जाते हैं, एग्जाम को नहीं देखा जाता, बहुत ही हाई लेवल के सारे क्वेश्चन हार्ड लेवल के डाल दिए जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा अगर स्कोर कम रह जाए तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि आप एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। आप लोगों को बस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए देना है, और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस किस मेथड से निकाल सकते हो उसके लिए देना है। आपके जो मॉक टेस्ट में स्कोर रहेंगे उससे आपके 20 से 30% ज्यादा मार्क्स आएंगे मेन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इनका ध्यान रखिएगा। टॉपिक अगर इनमें से कुछ आपने मिस कर दिया है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे और भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी टॉपिक है वो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और मेरे को बता दीजिएगा कमेंट करके कि IBPS PO कलर के लिए यूट्यूब पर तो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके अलावा अपनी जो ऑनलाइन कोचिंग, अपने पास 4-5 महीने बचे हुए हैं अभी IBPS PO कलर के लिए, अपनी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर उसका एक स्पेशल बैच चला दिया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं देख लूँगा, अगर सफिशिएंट कमेंट्स रहे तो हम लोग बैच चला देंगे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, और अच्छे से तैयारी करिएगा सब लोग। थैंक यू।